हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। उसमें हम लोग देखे थे एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। इस लेक्चर में हम लोग इवेंट लूप पढ़ने वाले हैं और इसमें देखेंगे एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट कैसे वर्क हो पाता है, किस तरीके से एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट कर पाता है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, देन हाउ जावा स्क्रिप्ट कैन हैंडल दैट एसिंक्रोनस पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं जावा स्क्रिप्ट रन टाइम के साथ। जावा स्क्रिप्ट रन टाइम के पास एक कॉल स्टैक होता है, एक वेब एपीआई होता है। ब्राउजर इन्वायरमेंट के पास वेब एपीआई होता है, आपके पास मल्टीपल वेब एपीआई, फॉर एग्जांपल फेच हो गया, सेट टाइम आउट, यूआरएल, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डिव एलिमेंट, क्लिक, स्क्रॉल, ये सब क्या है? एक वेब एपीआई है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट रन टाइम के पास एक मैक्रो टास्क क्यू होता है, इसको सिंपली टास्क क्यू भी बोलते हैं और कॉलबैक क्यू भी बोलते हैं। तो ये मैक्रो टास्क क्यू होता है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम के पास। ये मैक्रो टास्क क्यू क्या करता है, इसको आगे देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट रन टाइम के पास माइक्रो टास्क क्यू भी होता है। जावा स्क्रिप्ट रन टाइम के पास दो क्यू होता है, एक होता है मैक्रो टास्क क्यू जिसको कॉलबैक क्यू और टास्क क्यू भी डायरेक्ट बोलते हैं, और एक होता है माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है। और एक इवेंट लूप होता है रन टाइम के पास। ये इवेंट लूप बस चेक करता है कि इसको क्या एग्जीक्यूट करवाना है या नहीं करवाना है। तो इवेंट लूप क्या होता है? इवेंट लूप इज द मैकेनिज्म दैट लेट्स जावा स्क्रिप्ट हैंडल एसिंक्रोनस टास्क लाइक सेट टाइम आउट, प्रॉमिस, एपीआई कॉल विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड। जब हम सेट टाइम आउट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एपीआई कॉल्स करते हैं, तो ये एसिंक्रोनस टास्क है। और जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होता है, तो एसिंक्रोनस टास्क को डेलीगेट करके इसको मेन थ्रेड, जावा स्क्रिप्ट का जो मेन थ्रेड है उसको ब्लॉक नहीं कर पाए, इस तरीके से इवेंट लूप मैनेज करता है कि मेन थ्रेड को ब्लॉक किए बिना ही आप अपना एसिंक्रोनस काम कर सकते हैं। ये इवेंट लूप मदद करता है इसमें। जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, बट इवेंट लूप उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करता है कि वो बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है, यानी कि एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट कर सकता है एक साथ। इवेंट लूप एक्ट लाइक मैनेजर हु चेकिंग ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिएगा। फिर कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या होता है? जितना भी सिंक्रोनस कोड है वो कॉल स्टैक एग्जीक्यूट करता है, और कॉल स्टैक हर एक लाइन का कोड पहले कॉल स्टैक में जाता है, देन कहीं और जाएगा। माइक्रो टास्क क्यू। माइक्रो टास्क क्यू प्रॉमिस और जो भी स्मॉल टास्क है जो फास्ट होता है, फास्ट टास्क सब कहाँ पे जाता है? माइक्रो टास्क क्यू में जाता है। मैक्रो टास्क क्यू, जिसको टास्क क्यू और कॉलबैक क्यू भी बोलते हैं, ये सेट टाइम आउट, इनपुट आउटपुट टास्क, जैसे स्लो टास्क जो भी होगा, वेब एपीआई का मोस्टली होता है, कॉलबैक फंक्शन वगैरह, तो वो सब जाता है मैक्रो टास्क में। क्यूज। क्यूज आर वेटिंग लाइन्स वेयर एसिंक्रोनस कॉलबैक सिट अंटिल द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। देखिए, हमारा जो भी कोड है सिंक्रोनस कोड, वो कहाँ चलता है? कॉल स्टैक में चलता है, और कोड एग्जीक्यूट ही होता है कॉल स्टैक में। ठीक है। तो क्यूज क्या है? क्यूज है कि अगर जो भी एसिंक्रोनस कॉलबैक है आपके पास, उसको आप लाइन में रख सकते हैं, और जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तभी वो एसिंक्रोनस कॉलबैक चलेगा। ये है क्यूज का काम। जावा स्क्रिप्ट यूजेज डिफरेंट क्यूज। जावा स्क्रिप्ट एक क्यू पे नहीं, दो क्यू पे डिपेंडेंट है, माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू। क्यों? ये इसलिए होता है कि कुछ एसिंक्रोनस काम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ लेस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक अगर 1 मिली सेकेंड लेट भी होगा तो चलेगा, 1 सेकेंड लेट भी होगा तो चलेगा, बट
एपीआई कॉल जो आ रहा है वो तो पहले होना चाहिए, तो इसीलिए क्यूज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ब्रेक किया गया। माइक्रो टास्क क्यू हाई प्रायोरिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाता है माइक्रो टास्क क्यू को क्यू में। इवेंट लूप empties माइक्रो टास्क क्यू कंप्लीटली बिफोर टचिंग द मैक्रो टास्क क्यू। इवेंट लूप जो है पहले जो माइक्रो टास्क क्यू में जो भी कॉल बैक होगा पहले उसको रन करेगा, देन मैक्रो टास्क क्यू में जाएगा, यानी कि कॉल बैक क्यू या टास्क क्यू में जाएगा। माइक्रो टास्क आर शॉर्ट क्रिटिकल इंटरनल टास्क मेनली प्रॉमिस रिलेटेड, जैसे प्रॉमिस डॉट देन ये कहाँ जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। प्रॉमिस डॉट कैच कहाँ जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। फाइनली क्यू माइक्रो टास्क म्यूटेशन ऑब्जर्वर ये एक वेब एपीआई है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है। रन्स इमीडिएटली आफ्टर करंट कोड, आपका कॉल स्टैक अगर एम्प्टी हुआ तो तुरंत ही माइक्रो टास्क क्यू में जो भी कॉल बैक बैठा होगा वो रन कर जाएगा, ठीक है। मैक्रो टास्क क्यू लो प्रायोरिटी बिकॉज इट्स स्लो, जैसे स्क्रॉल करना क्लिक करना ये सब स्लो पार्ट है, इसीलिए इसको मैक्रो टास्क क्यू में रखा जाता है कि इसको बाद में भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वन मैक्रो टास्क इज एग्जीक्यूटेड पर इवेंट लूप, मीन्स एक साइकिल में एक ही मैक्रो टास्क क्यू को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको बाद में देखेंगे विजुअली। मैक्रो टास्क आर लार्जर यूजर फेसिंग टास्क मेनली दैट ट्रिगर यूआई रेंडर, ऐसा टास्क होता है जो यूआई को रेंडर करता है और यूआई रेंडर एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए इसको मैक्रो टास्क क्यू में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट मैक्रो टास्क क्यू में, सेट इंटरवल मैक्रो टास्क क्यू में, डॉम क्लिक इवेंट्स जैसे क्लिक स्क्रॉल ये सब कहाँ रहता है, ये मैक्रो टास्क क्यू में रहता है। मैसेज चैनल वगैरह हो गया। रन्स व्हेन ऑल माइक्रो टास्क एंड कॉल स्टैक इज एम्प्टी, आपका जो कॉल स्टैक है वो एम्प्टी रहना चाहिए और माइक्रो टास्क क्यू जो है वो भी एम्प्टी रहना चाहिए, तभी मैक्रो टास्क क्यू में क्यू का जो कॉल बैक है वो रन करेगा। अगर कॉल मानिए कॉल स्टैक एम्प्टी है बट माइक्रो टास्क अभी भी एम्प्टी नहीं है तो मैक्रो टास्क क्यू उस केस में नहीं चलेगा। प्रायोरिटी सबसे पहला प्रायोरिटी जाता है कॉल स्टैक को, फिर माइक्रो टास्क क्यू को, देन टास्क क्यू को मिलता है प्रायोरिटी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ये हमारा सिंक्रोनस कोड का एग्जाम्पल है, वेरी बेसिक। हम देखते हैं ये कोड हैंडल कैसे होता है। देखिए पहले कौन सा लाइन पे जाएगा, कंसोल लॉग 1, ठीक है, तो ये कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा और कॉल स्टैक में पुश होने के बाद ये सिंक्रोनस कोड है तो तुरंत ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कॉल स्टैक से पॉप हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा कंसोल लॉग 2, ये एक सिंक्रोनस कोड है, कॉल स्टैक में जाएगा और कंसोल लॉग हो जाएगा 2 और फिर पॉप हो जाएगा, ठीक है। देन दो फंक्शन है और उस फंक्शन को कॉल किए हैं, log 3 एंड 4 फंक्शन को कॉल किए हैं, ठीक है, तो log 3 एंड 4 फंक्शन कॉल स्टैक में जाएगा, ठीक है, गया। फिर log एंड 3 एंड 4 फंक्शन चलेगा, जब log 3 एंड 4 फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर एक और फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं log 3, तो कॉल स्टैक में log 3 फंक्शन आ जाएगा। फिर log 3 फंक्शन इन्वोक होगा, log 3 फंक्शन इन्वोक होगा तो वो फंक्शन क्या करेगा, कंसोल log 3 कर रहा है तो कंसोल log 3 करेगा तो प्रिंट कर देगा ये 3 और उसके बाद ये कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा। अब log 3 फंक्शन कंप्लीट हो चुका है तो log 3 फंक्शन कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा, ठीक है। देन कोड कहाँ चले आया, कंसोल log 4 पे, तो कंसोल log 4 आएगा कॉल स्टैक में और देन 4 प्रिंट हो जाएगा और कंसोल log 4 यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा कॉल स्टैक से। नाउ log 3 एंड 4 फंक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है तो ये फंक्शन भी कॉल स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये कोड देखिए, हमारे पास दो टास्क है, एक है लॉन्ग रनिंग टास्क और एक है इंपॉर्टेंट टास्क। दूसरा टास्क है हमारा इंपॉर्टेंट टास्क, तो लॉन्ग रनिंग टास्क क्या होगा, आएगा कॉल स्टैक में, ठीक है, फिर रन करेंगे तो देखिए 10⁻⁹ ये एक बहुत ही लंबा टास्क है, इसमें कुछ टाइम लगेगा
और क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है तो कॉल स्टैक उस समय तक ब्लॉक रहेगा। देखिए धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाने में काफ़ी टाइम ले लेगा। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो वेट कर रहा होगा। तो कॉल कंसोल लॉग कर दिए लॉन्ग टास्क कंसोल लॉग होगा। अब बाहर चले गया, अब कॉल लॉन्ग रनिंग टास्क का काम हो गया तो कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा। देन इम्पोर्टेंट टास्क में जाएंगे, इम्पोर्टेंट टास्क में कंसोल लॉग कर दिया, इम्पोर्टेंट कंसोल लॉग हुआ, फिर पॉप आउट हो गया। इसमें देखिए हमारा इम्पोर्टेंट टास्क, इसमें टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया? क्योंकि लॉन्ग रनिंग टास्क उससे ऊपर एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है, ये जो लॉन्ग रनिंग टास्क है, इसको डेलीगेट कर सकते हैं हम लोग। इसको डेलीगेट कर दीजिए ताकि ये कॉल स्टैक को ब्लॉक नहीं करे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं वेब एपीआई। वेब एपीआई का एग्जांपल जैसे फेच हो गया, फिर ये देखिए विंडो डॉट शो ओपन फाइल पिकर, ये एक एपीआई है। ठीक है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करेंट पोजीशन, ये एक वेब एपीआई है जिससे आप किसी भी यूजर का करंट लोकेशन ले सकते हैं। करंट लोकेशन क्या होगा? ये गेट करंट पोजीशन जो एपीआई है, ये दो कॉल बैक देता है। एक देता है सक्सेसफुल, जो कि पोजीशन रिटर्न करके देगा, और अगर एरर आया तो एरर कॉल बैक चल जाएगा। ठीक है, सेट टाइम आउट एक होता है वेब एपीआई। देखिए ये एग्जाम्पल हम इस बार करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ये एक वेब एपीआई है लोकेशन फाउंड करने का। गेट करेंट पोजीशन एक एपीआई है जो हमें लोकेशन देगा यूजर का। ठीक है, ये दो कॉल बैक रजिस्टर करता है, एक सक्सेस कॉल बैक जो कि पोजीशन रिटर्न करेगा, एक एरर कॉल बैक। अगर एरर आया तो वो ये एक एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, जब यूजर अलाउ करेगा कि वो लोकेशन सेंड करने के लिए तैयार है, देन क्या होगा? ये सक्सेस कॉल बैक ट्रिगर होगा और पोजीशन चले जाएगा। ये जो कॉल बैक है सक्सेस कॉल बैक, वो चले जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में। मैक्रो टास्क क्यू में तो अब क्या होगा? इवेंट लूप चेक करेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो ये जो कॉल बैक है उसको कॉल स्टैक में पुट कर देगा। अब कॉल स्टैक में ये कॉल बैक गया तो अब क्या होगा? इस फंक्शन के अंदर जो कंसोल लॉग है वो कॉल स्टैक में आएगा और प्रिंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट, जो यूजर का कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है, वो प्रिंट हो जाएगा। अब फिर फंक्शन कॉल बैक से बाहर चल जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल के लिए सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में दो चीज होता है, एक होता है कॉल बैक और एक होता है डिले। ये भी एक वेब एपीआई है और ये भी मैक्रो टास्क क्यू में जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये कोड है, दो सेट टाइम आउट है और एक सिंक्रोनस कोड है कंसोल लॉग एंड ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड चला सेट टाइम आउट, जो कि एक कॉल बैक ट्रिगर करेगा 2000 मिली सेकेंड के बाद। ठीक है, तो सेट टाइम आउट कॉल स्टैक में जाएगा और ये रजिस्टर कर देगा वेब एपीआई में। वेब ब्राउजर को बोल देगा कि हम एक सेट टाइम आउट रजिस्टर करना चाहते हैं जिसका कॉल बैक ये है और इसका डिले है 2000 मिली सेकेंड। ठीक है, देन कॉल स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा सेट टाइम आउट। अब ये ब्राउजर इन्वायरमेंट इसको रजिस्टर कर चुका है इस सेट टाइम आउट को। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड चलेगा सेट टाइम आउट अगेन। अब क्या होगा? सेट टाइम आउट फिर कॉल स्टैक में जाएगा पहले, देन क्या होगा? एक कॉल बैक रजिस्टर होगा ब्राउजर में कि ये है हमारा कॉल बैक और इसका डिले 100 मिली सेकेंड है। मीन्स ये 100 मिली सेकेंड तक आप इसको रजिस्टर करके रखिए। ठीक है, देन ये पॉप आउट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जाएगा कंसोल लॉग एंड ऑफ स्क्रिप्ट। अब कंसोल लॉग, ये सिंक्रोनस कोड है, ये सिंपली कंसोल कर देगा और पॉप आउट हो जाएगा। अब जब 100 मिली सेकेंड कंप्लीट हो चुका होगा तब ये कॉल बैक से ये कॉल बैक आ जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में। ठीक है, मैक्रो टास्क क्यू में आ जाएगा जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या कॉल स्टैक एम्प्टी है। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी होगा तभी इस कॉल बैक को जाके कॉल स्टैक में पुट कर देगा। फिर इसके अंदर का कंसोल लॉग, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर का कंसोल लॉग आएगा, वो प्रिंट कर देगा 100 मिली सेकेंड, देन पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है,
आफ्टर 2000 मिली सेकेंड, जब 2000 मिली सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, ये कॉल बैक आ जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में। मैक्रो टास्क क्यू में आने के बाद क्या होगा, इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या कॉल स्टैक एम्प्टी है। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है देन मैक्रो टास्क क्यू को पुश कर देगा कॉल स्टैक में, ठीक है, और ये प्रिंट करा देगा 2000 मिली सेकेंड और पॉप आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है एसिंक्रोनस काम। देखिए सेट टाइम आउट, दो सेट टाइम आउट था, दोनों एसिंक्रोनस था, बट वो एंड ऑफ स्क्रिप्ट जो कंसोल लॉग करवा रहे हैं एक सिंक्रोनस कोड, उसको नहीं ब्लॉक किया। क्यों? कॉल स्टैक के हेल्प से, कि ब्राउजर एपीआई, वेब एपीआई, ब्राउजर जो है हमारा वो सेट टाइम आउट को रजिस्टर कर लिया अपने पास और इवेंट लूप चेक करता रहा कि मैक्रो टास्क क्यू में अगर कुछ है तब उसको कॉल स्टैक में देना है, नहीं तो कॉल स्टैक फ्री रहेगा। इससे हम एसिंक्रोनस काम को कर पाए, ठीक है। ब्राउजर रजिस्टर कर चुका है सेट टाइम आउट को, ठीक है। अब कंसोल लॉग होगा एंड ऑफ स्क्रिप्ट, कॉल स्टैक में आएगा, प्रिंट करेगा कंसोल और पॉप आउट हो जाएगा कॉल स्टैक से, ठीक है। अब कॉल बैक जैसे ही हमारा 100 मिली सेकेंड खत्म होगा तो कॉल बैक आ जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में और इवेंट लूप इसको कॉल स्टैक में रख देगा। बट कॉल स्टैक में अदर सिंक्रोनस कोड भी चल रहे हैं अभी, तो जब तक ये अदर सिंक्रोनस कोड चल रहे हैं कॉल स्टैक में, मैक्रो टास्क क्यू में वो कॉल बैक पड़ा रहेगा। 100 मिली सेकेंड कंप्लीट हो चुका है फिर भी वो मैक्रो टास्क क्यू में अब पड़ा हुआ है। अब वो मैक्रो टास्क क्यू में तब तक पड़ा रहेगा जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तभी इवेंट लूप इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल स्टैक में रखेगा। देखिए इवेंट लूप चेक किया, अभी भी नहीं है कॉल स्टैक एम्प्टी, और देन अब कॉल स्टैक एम्प्टी हो चुका है। अब इवेंट लूप इस कॉल बैक को वापस भेज सकता है कॉल स्टैक में। देखिए इवेंट लूप चलेगा और ये कॉल बैक अब जाके कॉल स्टैक में एंट्री हुआ है और ये प्रिंट करा देगा 100 मिली सेकेंड। इससे क्या आपको नोट मिला कि ये जो कॉल बैक सेट टाइम आउट जो कॉल बैक रजिस्टर करता है उसमें जो टाइमर होता है, जैसे 100 मिली सेकेंड है तो वो टाइमर ब्राउजर रन कर रहा होता है। 100 मिली सेकेंड ब्राउजर पे टाइमर एग्जीक्यूट होता है और मैक्रो टास्क क्यू में आने के बाद भी टाइम लग सकता है, वो एक्स्ट्रा टाइम है। 100 मिली सेकेंड करने से ये नहीं होता है कि 100 मिली सेकेंड में कोड एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, नहीं। मैक्रो टास्क क्यू में अगर मल्टीपल टास्क है और वो लाइन के लास्ट में लगा हुआ है या फिर कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इसको और टाइम लगेगा इस कॉल बैक को रन होने में। तो ये है जैसे 2000 मिली सेकेंड, इसी तरीके से मैक्रो टास्क क्यू में आया, इवेंट लूप डायरेक्ट इसको पुश कर दिया क्योंकि कॉल स्टैक एम्प्टी था और प्रिंट करा दिया। तो ये था एक एग्जांपल जिससे समझ आया होगा आपको कि सेट टाइम आउट में टाइमर कहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे पास एक कॉल बैक है, दो कॉल बैक है और दोनों सेम टाइमर के साथ है, मीन्स 100 मिली सेकेंड पे दोनों कॉल बैक क्यू में आ जाएगा, मैक्रो टास्क क्यू में आ जाएगा। तो पहले वो कॉल बैक चलेगा जो टास्क क्यू में पहले आया है। तो इवेंट लूप पहले तो वेट करेगा कॉल स्टैक का एम्प्टी होने तक के, अगर कॉल स्टैक जैसे ही एम्प्टी होगा ये कॉल बैक को सेंड कर देगा कहाँ, कॉल स्टैक में। जैसे ही एम्प्टी हुआ कॉल बैक चल गया कॉल स्टैक में, पहले वो कॉल बैक जाएगा जो क्यू में पहले पे है, स्टार्टिंग में है, ठीक है, और देन क्यू में अब क्या एक पड़ा हुआ है वो फिर चले जाएगा कॉल स्टैक में, ठीक है। तो ये था पूरा आपका समझ कॉल स्टैक और मैक्रो टास्क क्यू और वेब एपीआई का। अब देखते हैं इसे थोड़ा और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए ये हमारे पास एक कॉल बैक है, कॉल स्टैक है, इवेंट लूप है, टास्क क्यू है और माइक्रो टास्क क्यू है, ठीक है। हम क्या बोले थे, माइक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी दोनों क्यू में, माइक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पूरा रन टाइम में कॉल स्टैक का होता है, ठीक है। देखिए इवेंट लूप चलेगा, देखा कॉल स्टैक एम्प्टी है तो माइक्रो टास्क क्यू में जो टास्क है वो कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा और रन हो जाएगा, ठीक है। देन इवेंट लूप अगेन चलेगा और चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी है, हाँ नहीं है एम्प्टी,
तो एम्प्टी नहीं है तो माइक्रो टास्क क्यू का ही टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, अगेन चलेगा और सेम प्रोसेस जब तक माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी न हो जाता है तब तक टास्क क्यू के पास नहीं जाएगा इवेंट लूप। देखिए माइक्रो टास्क क्यू का सारा कोड चल गया, ठीक है यहाँ तक। अब मैक्रो टास्क क्यू में जाएगा ये इवेंट लूप, अब टास्क क्यू का टास्क को रन कर देगा, एक टास्क रन किया, अब इवेंट लूप चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू में है कुछ, एक टास्क बस टास्क क्यू का रन करेगा इवेंट लूप, और देन अगेन चेक करने चल जाएगा माइक्रो टास्क क्यू में है कुछ, हाँ है, तो उस टास्क को पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन टास्क क्यू रन करेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि टास्क क्यू सबसे पहले तो सारा माइक्रो टास्क क्यू में जितना भी टास्क है उसको कंप्लीट करेगा इवेंट लूप, ठीक है। देन टास्क क्यू में एक बार ही जाएगा और फिर आके चेक करेगा कि माइक्रो टास्क क्यू में कुछ कोड बचा हुआ है और टास्क बचा हुआ है तो पहले उसको कंप्लीट करेगा, जब माइक्रो टास्क क्यू में नहीं रहेगा टास्क देन टास्क क्यू को कंप्लीट करेगा। पढ़ते हैं प्रॉमिस्ड बेस्ड वेब एपीआई, देखते हैं कैसे इवेंट लूप इसको वर्क करता है। हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉमिस्ड बेस्ड एपीआई कहाँ पे किस क्यू में जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में जाता है। तो देखिए हमारे पास फेच है, ये एक एपीआई कॉल कर रहा है, ठीक है, ये एक एपीआई कॉल कर रहा है, तो फेच कॉल स्टैक में जाएगा और ये वेब एपीआई में रजिस्टर हो जाएगा फेच, ठीक है, रजिस्टर हो गया। ये एक प्रॉमिस है, फेच क्या क्रिएट कर रहा है, एक प्रॉमिस, तो प्रॉमिस का स्टेट इनिशियली क्या हो जाएगा, पेंडिंग, प्रॉमिस का रिजल्ट जो है अनडिफाइंड रहेगा इनिशियली, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। और ये रिक्वेस्ट कर देगा बिहाइंड द सीन जावा स्क्रिप्ट रन टाइम से बाहर सर्वर पे रिक्वेस्ट चला जाएगा, ओके चला गया रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन रन करेगा डॉट देन क्या है, प्रॉमिस का जो स्टेट है अगर वो सक्सेसफुल हुआ देन डॉट देन का कोड चलेगा, तो डॉट देन कॉल स्टैक इसको रजिस्टर करेगा, प्रॉमिस रिएक्शन को वेब एपीआई रजिस्टर कर लेगा कि रिस्पॉन्स ये आएगा, ये कॉल बैक फंक्शन आएगा ऑन सक्सेसफुल, ठीक है। देन कोड आगे बढ़ेगा, कंसोल लॉग होगा एंड ऑफ स्क्रिप्ट, कॉल स्टैक एम्प्टी है तो कंसोल लॉग हो जाएगा एंड ऑफ स्क्रिप्ट, एंड ऑफ स्क्रिप्ट कंसोल लॉग हो गया क्योंकि वो सिंक्रोनस कोड था। अब बिहाइंड द सीन एसिंक्रोनस वर्क काम कर रहा है, ठीक है। अब सर्वर रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, जैसे ही सर्वर रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा प्रॉमिस स्टेट फुलफिल्ड हो जाएगा, प्रॉमिस रिजल्ट रिस्पॉन्स के तौर पे आ जाएगा और प्रॉमिस रिएक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये प्रॉमिस बेस्ड जो देन था वो अपना कॉल बैक फंक्शन कहाँ रखाएगा, माइक्रो टास्क क्यू में, वो कॉल बैक फंक्शन कहाँ गया, माइक्रो टास्क क्यू में, क्योंकि ये एक प्रॉमिस्ड बेस्ड कॉल बैक है, ठीक है। इवेंट लूप चेक करेगा क्या कॉल स्टैक एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो इसको कॉल स्टैक में पुट कर दो और देन रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा देगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाएगा एपीआई का और ये पॉप आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉमिस बेस्ड एपीआई काम करता है। प्रॉमिस बेस्ड कॉल बैक, प्रॉमिस बेस्ड कॉल बैक कहाँ जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना पूरा इवेंट लूप समझ लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, ये आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको बार बार लेक्चर को रिपीट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, आपको विजुअलाइजेशन के साथ आपको हमने समझा दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। इस लेक्चर का मोटिव एक ही था कि कैसे एसिंक्रोनस काम डेलीगेट हो पाता है और सिंक्रोनस काम एग्जीक्यूट कर पाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।